जी जनाब, कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन? पास्ट पेपर डिस्कशन हम कर रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस किया था। अच्छा, ये पास्ट पेपर डिस्कशन हमारी जारी है। इसी में अब ग्रेजुअली हम थोड़े से जो बेहतर सवाल हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। अभी हमने शुरू में जो सवाल देखे वो रिलेटिवली आसान थे। अब हम पास्ट पेपर में जैसे ग्रेजुअली लेवल रेज़ हो रहा है उस अंदाज में चीज़ों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए ज़रा। आरएस एंटरप्राइजेज़ की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ प्रॉफिट फोरकास्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग नवंबर 30 X9। प्रॉफिट फोरकास्ट या प्रॉफिट बजट कह लीजिए। हमें नेक्स्ट पीरियड का, अगले साल का P&L बनाना है। इसको अब आपको बड़ी तसल्ली से पढ़ना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें बेतहाशा वेरिएबल्स हैं। ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है। उन वेरिएबल्स की ट्रीटमेंट्स करना, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना, इट विल बी अ चैलेंजिंग टास्क अगर आपने सवाल को ध्यान से ना पढ़ा तो। आप नहीं हैंडल कर पाओगे अगर सवाल को ध्यान से ना पढ़ा तो लेट मी रीड इट विद यू। RS Enterprises is a family concern headed by Mr. Ramiz. It is again engaged in manufacturing of a single product but under two brand names, A and B. Brand B is of high quality, and over the past many years the company has been charging a 60% higher price as compared to brand A. As the company has progressed, Mr. Ramiz has felt the need for better planning and control. He has compiled the following data pertaining to the year ended November 30 X8। जो साल ख़त्म हुआ उसका P&L हमें दिया गया है। सेल्स, then production cost में raw material, direct labor overheads, GP, then selling and admin expenses, and then net profit। और पिछले साल का ही यूनिट सोल्ड A के कितने थे, B के कितने थे, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ A, पर यूनिट ऑफ B क्या था। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। 20% ऑफ B वाज सोल्ड, पिछले साल की बात हो रही है, टू अ कॉर्पोरेट बायर हु वाज गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 10%। B की प्राइस का रिलेशनशिप समझते जाइए। B A से 60% महंगा बिकता है। B के 3600 यूनिट बिके हैं, लेकिन उन 3600 में से जो 20% है वो कॉर्पोरेट कस्टमर को गए हैं, जिनको आपने B की प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया है। द बायर हैज़ एग्रीड टू डबल द परचेज इन X9, अगले साल डबल खरीदेगा। एंड मिस्टर रमीज हैज़ एग्रीड टू इंक्रीज द डिस्काउंट टू 15%, तो डिस्काउंट 10 की बजाय 15% होगा। इन व्यू ऑफ बेटर मार्जिन इन B, मिस्टर रमीज हैज़ डिसाइडेड टू प्रमोट इट्स सेल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹250,000। As a result, it sells to customers other than corporate customer। B के आपको पता है ना, दो कस्टमर हैं, कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट है। उसने कॉर्पोरेट के अलावा जो सेल्स हैं, they are expected to increase by 30%। However, the production capacity is limited। He intends to reduce the production / sale of A if necessary। B की सेल 20% बढ़ गई कॉर्पोरेट कस्टमर को, बाकी कस्टमर को बढ़ गई 30%। फिर उसने कहा अगर ये सेल B की बढ़ाने के लिए कैपेसिटी लिमिटेशन की वजह से हमें A की प्रोडक्शन कम भी करनी पड़ी तो हम कर लेंगे। मिस्टर रमीज हैज़ ascertained that 90% कैपेसिटी वाज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड नवंबर X8। पिछले साल 90% कैपेसिटी पे कंपनी ने काम किया। Whereas the time required to produce 1 unit of B is 20% more than the time required to produce a unit of A। ये तो खैर उसने बताया वह 5 घंटे A में लगते हैं और 5 घंटों को 20% ऐड करो, 1.2 से ज़रब दो तो B के टाइम 6 घंटे आ जाता है। तो ये तो डुप्लीकेशन होगी इन्फॉर्मेशन की। बहरहाल B में 20% से ज़्यादा टाइम लगता है A से, हमें नज़र आ रहा है। नोट नंबर 3, 2.4 kg of same raw material is used for both brands, but process of manufacturing B is slightly complex and 10% of all raw material is wasted in the process। Wastage in process A is 4%। दोनों में 2.4 kg रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। शायद ये दो मार्कर्स हैं, एक A है एक B है, दोनों में 2.4 kg इस्तेमाल होता है, लेकिन B शायद फ़ाइन क्वालिटी का है तो उस पर वेस्टेज ज़्यादा होती है 10%। A चूँकि फ़ाइन क्वालिटी नहीं है उसमें वेस्टेज कम होती है 4%।
वेल आगे चलते हैं जी, आगे इनको दोबारा पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को जब हम इसको कैलकुलेशन पे जाएंगे इनकी। द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ रिमेन्ड द सेम फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स, however the supplier has indicated that the price will increase by 10% with effect from March 1 X9। मतलब पिछले कई सालों से जो मटेरियल की प्राइस चल रही है, अगले साल जनवरी फरवरी में भी वही प्राइस रहेगी, लेकिन मार्च ऑनवर्ड 10% बढ़ जाएगी, वट एवर द प्राइस वॉज। डायरेक्ट लेबर पर आवर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%, अगले साल 15% से लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। 40% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, वॉल्यूम बढ़े ना बढ़े इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। फिक्स्ड ओवरहेड में वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता, फिक्स्ड ओवरहेड में फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन से। उसने कहा 5% से बढ़ेगी, ओवरहेड बढ़ेंगे 5% से। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ऑफ बी आर ट्वाइस द वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ऑफ ए फॉर X9। For X9 the effect of inflation on variable overhead is estimated at 10%। वेरिएबल ओवरहेड आपको पता है वॉल्यूम से भी बदलते हैं और वेरिएबल ओवरहेड इन्फ्लेशन से भी बदलते हैं। इन्फ्लेशन से 10% है, वॉल्यूम उसने हमें बताया, कुछ निकालना पड़ेगा, हम देख लेंगे अगले साल के वेरिएबल ओवरहेड क्या होने वाले हैं। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रमोशन कैंपेन ऑन बी, जो कि उसने ऊपर जिक्र किया था कहीं 2,50,000 की कैंपेन का, उसके अलावा जो खर्चे हैं आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%। Prepare profit forecast statement for the year ending November 30th X9। हमें एक P&L करंट दिया गया है, अगले साल का P&L बनाने को हमें कहा गया है, कुछ डिटेल करंट ईयर की, कुछ फोरकास्ट चेंजेस अगले साल की उसने बता दी हैं। अब हमने सारा डेटा इस्तेमाल करके P&L पे हमने जाना है। सबसे पहले हम अपने सामने फॉर्मेट लाते हैं, जिस फॉर्मेट में चीज़ों को हमें पॉपुलेट करना है। तो फॉर्मेट तो मुझे लगता है सेम, ये जो फॉर्मेट है इसी को हमें यूज़ करना है। सेल्स, देन रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, दिस शुड गिव अस नेट प्रॉफिट। ये जी हमारा बजटेड P&L का फॉर्मेट। इनमें सबसे इजी फिगर टू फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज नोट नंबर 7। इट इज़ नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 पढ़िए ज़रा। सबसे पहले फिगर सबसे आसान हमें वही नज़र आई है, उसको हम फोरकास्ट कर लेते हैं। उसने कहा जी 2,50,000 की कैंपेन आपने जो लॉन्च करनी है, नोट नंबर 2 में शायद उसका जिक्र है। एक तो वो नई कैंपेन आनी है, उसके अलावा जो खर्चे हैं उन्होंने 10% बढ़ना है। तो करंट खर्चे कितने हैं? 800,000। सो अगले साल खर्चा 800,000 ने 10% बढ़ जाना है और 2,50,000 की नई कैंपेन आ जानी है। ये सबसे इजी क्विक फिगर। 11300000, ये सबसे आसान और क्विक फिगर। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस अगले साल हमारे क्या होने वाले हैं। अब वन बाय वन हम फिगर्स पे काम करते हैं। वी स्टार्ट विद द सेल्स वर्किंग 1। अगले साल हमारा रेवेन्यू क्या होने वाला है? रेवेन्यू कैसे आता है जनाब? रेवेन्यू कैसे आता है? यूनिट्स इनटू प्राइस। ठीक हो गया जी, यूनिट्स इनटू प्राइस। तो अब हम यूनिट्स इनटू प्राइस की बेसिक इक्वेशन को लेके आगे चलते हैं। आपको जब भी एक सवाल में आपको बिगर रिक्वायरमेंट होती है, उस बिगर रिक्वायरमेंट को आप ब्रेक करते हो छोटे स्टेप्स में, छोटे टुकड़ों में। आपको सेल्स चाहिए, आपको पता होना चाहिए सेल्स यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस से आती है। अब यूनिट्स हमारी एक प्रोडक्ट है, एक से ज़्यादा है?
दो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी दो प्रोडक्ट्स हैं, तो हम वर्किंग वन बनाते हैं। हम यहाँ पे लाते हैं प्रोडक्ट्स सेल्स की वर्किंग के लिए, फिर हम लाएंगे प्राइस और फिर हम लाएंगे सेल्स। ये हमारी वर्किंग है जी। तो प्रोडक्ट हमारी हैं दो, एक ए एक बी, सॉरी यूनिट्स प्राइस एंड सेल्स। ए के यूनिट्स गिवन है जी हमें, ये तो पिछले साल के हैं, अगले साल को तो गिवन नहीं है। बी के भी पिछले साल के गिवन है, अगले साल के गिवन तो नहीं है। इसको थोड़ा सा हम और फर्दर ब्रेक करें तो बी के दो फर्दर इससे बन जाते हैं, बी कॉर्पोरेट, क्योंकि प्राइस फर्क है ना कॉर्पोरेट की, एंड बी अदर्स। तो बेसिकली एक तरह की हमारी तीन प्राइसेस बनेंगी, तीन प्रोडक्ट्स आएंगी, तीन प्राइसेस आएंगी। ठीक है जी, ये हमारी वर्किंग वन है। लेट्स स्टार्ट विद वर्किंग 1.1, 1.1, 1.2 यूनिट्स निकालने के लिए। 1.1 एंड 1.2, मुझे सॉरी इसको हम यहाँ पे नहीं, मैं इसको इस यूनिट्स के कॉलम में लिखूंगा क्योंकि यूनिट्स की वर्किंग हमें करनी है अभी। 1.1 एंड 1.2 यूनिट्स के लिए। 1.1 कॉर्पोरेट बी, हमें टोटल तो पता है हमने कितने बेचे, 3600। कॉर्पोरेट को कितने बेचे, 3600 पिछले साल बेचे, इसका 20% कॉर्पोरेट को बेचे पिछले साल। अगले साल कितने बेचने हैं, डबल, ज़रब दो कर दो, तो अगले साल की कॉर्पोरेट को सेल आ गई कितनी, 1440। ठीक हो गया। जैसे उसने कहा उसी स्टेटमेंट्स को हमने फॉलो किया। उसने कहा पिछले साल आपने 3600 बेचे थे, उसमें से पिछले साल अपने कॉर्पोरेट को 20% बेचे थे। अगले साल ये सेल डबल हो जाएगी, तो अगले साल का बजट बन रहा है ना, अगले साल कॉर्पोरेट को बिकेंगे 1440। पिछले साल नॉन कॉर्पोरेट कस्टमर को कितने बेचे, कितने बेचे 3600 का, कितने, 80%। अगले साल ये कितने बढ़ेंगे, नोट नंबर 2, अगले साल ये 30% बढ़ जाएंगे। 1.3 से ज़रब दे लो, कितने बिकेंगे अगले साल, 3744। टोटल बी भी यहां पे जरा देख लो कितने बन गए टोटल बी, 5184 यूनिट्स। अगले साल हम बी कॉर्पोरेट कस्टमर को कितना बेचेंगे, बी अदर कस्टमर को कितना बेचेंगे। बी के यूनिट्स अगले साल के वर्कआउट करना रिलेटिवली आसान थे, डाटा बड़ा रेडिली अवेलेबल था, पिछले साल की फिगर अवेलेबल है, अगले साल उसमें क्या चेंज आना है अवेलेबल है। हमने अगले साल के यूनिट्स निकाल लिए बी के। जी एनी क्वेश्चन, ये नोट नंबर 2 में उसने जैसे बात उसने की उसी के मुताबिक हमने इसको ट्रीट कर दिया। कॉर्पोरेट कस्टमर को उसने कहा जी आप डिस्काउंट ज़्यादा दोगे, वो प्राइस आएगी तो उसमें डिस्काउंट भी डाल देंगे, डिस्काउंट ज़्यादा दोगे तो सेल डबल हो जाएगी। यहाँ पे 2.5 लाख की कंपेन कराओगे, 2.5 लाख की कंपेन हमने यहाँ डाल दी है, 2.5 लाख की कंपेन करोगे तो सेल 30% बढ़ जाएगी। जिस तरह उसने कहा उसके हिसाब से नंबर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल। ए के कितने यूनिट्स बेचेंगे, बताया कुछ उसने, वो तो पिछले साल थे ना भाई, अगले साल कितने बेचने हैं, सवाल को ध्यान से पढ़िए, ये 5400 पिछले साल का डाटा है। अगले साल कितने बेचने हैं, अगले साल कितने यूनिट्स बेचने हैं उसने नहीं बताया आपको, लेकिन उसने असर्टेन करने के लिए डाटा दे दिया है। उसने आपको यह बता दिया पिछले साल आपने 90% कैपेसिटी पे काम किया था। अब मुझे बताइए अगर आप अगले साल सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या आप 90% कैपेसिटी पे काम करेंगे या 100% पे काम करेंगे, 100% पे काम करेंगे। 90% कैपेसिटी क्या है वो उसने बता दिया आपको। आपको पता है कि आप यहां से वर्कआउट कर सकते हैं पिछले साल कितने घंटे काम किए थे। ए के यूनिट पता है पिछले साल, बी के यूनिट्स पता है पिछले साल, ए का टाइम पता है, बी का टाइम पता है, पिछले साल के घंटे निकलते हैं। पिछले साल के घंटे निकले जो कि 90% है तो 100% घंटे निकलते हैं। 100% घंटे पता लगे तो बी में कितना टाइम लगेगा अगले साल, पता लगता है। ए के लिए कितना टाइम बचा लगता है पता,
टोटल टाइम में से 100% में से बी का टाइम निकाल दो, ए का टाइम आएगा। और उसने कहा भाई जितना टाइम है उसमें जितने ए बनते हैं बना लेना। तो जो टाइम बचेगा उसमें कितने ए बन सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि एक ए बनाने में 5 आवर्स लगते हैं, तो वो आपकी कैपेसिटी। अब ये चीज़ें आपको कोई लिखी पढ़ी सामने नज़र नहीं आई। जब ये सवाल सामने आया, ये एक नया क्वेश्चन होगा आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई मिसिंग फिगर कहाँ पे है। या आपको प्रोडक्शन के यूनिट्स दे दिए जाए या कैपेसिटी दे दी जाए, कैपेसिटी से यूनिट्स निकाल लोगे, यूनिट से कैपेसिटी निकाल लोगे, आपस में इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसने हमें कैपेसिटी दे दी है और उसने कहा जी ए जितने बनते हैं बना के बेच दो, बी इतने बेचने हैं, बाकी ए कम भी बनाने पड़े बना देना। उसने इस तरह के अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए हैं। अब अगर हम इसकी वर्किंग बनाएं, वर्किंग से 1.3 फॉर ए, कि ए के हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे ए की वर्किंग बनाता हूँ। कैपेसिटी यूज्ड लास्ट ईयर कैपेसिटी कितनी यूज हुई, 5400 ए के बनाए 5 घंटे के हिसाब से, 3600 बी के बनाए 6 घंटे के हिसाब से, कितने आवर्स हुई, 48600। दिस इज कैपेसिटी यूज्ड लास्ट ईयर। टोटल कैपेसिटी क्या हुई, ये तो 90% है ना, 48600 डिवाइड विद 90, व्हाट इज 100, 54000। हमें बताया गया है पिछले साल कंपनी ने 90% कैपेसिटी पे काम किया। 90% कैपेसिटी क्या है हमने मेजर कर ली, और कंपनी चूंकि सेल बढ़ाना चाह रही है तो डेफिनेटली कंपनी अपनी कैपेसिटी को पहले 100% पे ले जाना चाहेगी। एज अ बिजनेसमैन आपने सोचना है, क्योंकि उसने कहा कि आप बी की सेल बढ़ा रहे हैं और उसके लिए ए को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, ए की यूनिट्स को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, आप तैयार हैं। लेकिन ए को यूनिट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले आप अपनी कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहिए मैंने 90% पे ही काम करते रहना है और अपना नुकसान कर लेना है लो वॉल्यूम करके। सो पिछले साल आपने 90% पे ऑपरेट किया, अगले साल आप अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो अब यकीनन 100% पे जाना चाहेंगे। आपकी टोटल कैपेसिटी अगले साल जिस पे आप ऑपरेट कर सकते हैं क्या है, इसमें से लेस कर दें रिक्वायर्ड फॉर बी। बी के लिए कितनी इस्तेमाल होगी, 5184 इंटू 6। अगले साल बी में कितनी लग जाएगी, 31104। कैपेसिटी अवेलेबल फॉर ए कितनी आई जी, 22896। इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। प्रोडक्शन, पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ ए कितना जी, 4579 यूनिट्स हैं, राउंड ऑफ करेंगे 4579। ए अगले साल आप 4579 यूनिट्स बेचेंगे। रेवेन्यू आपका होता है जी यूनिट्स इनटू प्राइस। यूनिट्स ए और बी के कितने आप अगले साल बेचेंगे या आपने मेजर कर लिया और आपको नज़र आ रहा है कि बी की सेल्स बढ़ाने के लिए आपने ए की सेल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पिछले साल ए आपने 5400 बेचे थे, अगले साल आप ए 4579 बेचेंगे। उसने हमें कह दिया था कि बी की सेल बढ़ानी है और उसके लिए अगर हमें ए की सेल कम भी करना पड़े तो हम तैयार हैं, क्योंकि बी में प्रॉफिट ज़्यादा है, हमें बी ज़्यादा बना के बेचना फ़ायदामंद है। तो कितना ए बेचेंगे, कितना बी बेचेंगे, बोथ टाइप ऑफ कस्टमर्स को। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? लिमिटेड से मुराद कि आप एक हद से आगे नहीं जा सकते। बेटा कैपेसिटी यूनिट्स में ले लें या मशीन आवर में ले लें, यूनिट्स में आप इसलिए नहीं ले सकते कि यूनिट्स यहाँ पे 2 तरह के हैं। अगर एक प्रोडक्ट होती ना तो आप उसको यूनिट में ले सकते, ठीक है। यहाँ पे यूनिट ए भी हैं, यूनिट बी भी हैं, ए के कुछ और टाइम है, बी का कुछ और टाइम है। अगर तो सिंगल प्रोडक्ट होती तो आप उसको यूनिट में ले लो, आवर में ले लो, एक ही बात होती है। लेकिन यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक में कुछ और टाइम लग रहा है, बी में कुछ और टाइम लग रहा है। इस केस में यूनिट्स की बात करोगे तो किसके यूनिट्स, फिर ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम आवर्स को लेंगे क्योंकि कैपेसिटी का मैयर सिंगल होगा, 2 नहीं हो सकते, सिंगल मैयर होगा।
तो इस केस में हम आवर्स को कैपेसिटी का मेजर लेंगे, और लिमिटेड का मतलब हद है उसकी, और हद अपने देख ली कि 90% पिछले साल इस्तेमाल होगी या 100% इज़ द हद, व्हाट इज़ 100%, दिस इज़ द कैपेसिटी लिमिट, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। चीज़ों के बारे में जब क्वेश्चन आना अच्छी बात है आपके जहन में, लेकिन क्वेश्चंस के बारे में आपको ख़ुद भी सोचने की आदत डालनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप ख़ुद सोच के जहन से आंसर कर पाते हैं वो आपकी एक परमानेंट लर्निंग हो जाती है, क्योंकि आप उससे आपकी एक मेंटल ग्रोथ अचीव आप कर पाते हैं, क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम था जिसके बारे में सोचा, उसके बारे में सोच के लॉजिकल वे में आपने उसकी कुछ जस्टिफिकेशन ढूंढी। तो यही प्रोसेस है जो कि आपको एग्जामिनेशन में चाहिए। एग्जामिनेशन में बड़ा ज़रूरी होता है कि आप हर क्वेश्चन, हर ट्रीटमेंट को लॉजिकल वे में जस्टिफाई करो। मैं अगर आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं जो आपसे बार बार कहता हूं ना, क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो, मैं बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपने इसी सब्जेक्ट का एडवांस मॉडल जो BFD आपका है उसका मैं शेयर करूं। जब मैं एज अ स्टूडेंट पेपर दे रहा था तो मैं और मेरा दोस्त हम इकट्ठे, आप समझे कैफ लेवल से FC से इकट्ठे पढ़ते आ रहे थे, एक सारी क्लासेस इकट्ठी थी, आर्टिकल भी इकट्ठे कर रहे थे, फाइनल का पार्ट 1 भी हमने इकट्ठा किया, पार्ट 2 में बैठे हुए थे और उसमें BFD का हमारा पेपर था, यही इसका जो एडवांस पेपर आपका होता है। हमारी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी होती थी पेपर में ना, हम आंसर्स तो टैली कर लिया करते थे ICAP के एग्ज़ाम में बैठ के, इतना हौसला हमें होता था, इतने स्मार्ट हम होते थे, तो सिर्फ आंसर की हद तक। अब हमने उससे 5 सवाल थे एग्ज़ाम में, 5 में से 4 क्वेश्चन जो थे ना, 4 आंसर जैसे भी थे, मेरे भी जितने ठीक थे उसके भी जितने ठीक थे, आंसर वेल हमारे टैली होते जा रहे थे, एक तसल्ली हो जाती, नहीं कोई स्टेप हमने गड़बड़ नहीं की, शायद ठीक ही किए होंगे। आखिरी सवाल एक हम कर रहे थे और ज़ाहिर बात आखिरी सवाल में प्रेशर आ जाता है, तो उसमें मौका नहीं मिला हमें आंसर टैली करने का, बस उसने अपना किया, मैंने अपना किया, हम निकल गए। बाहर आके हमने डिस्कस किया कि भाई क्या ट्रीटमेंट्स की, एक पर्टिकुलर एक ट्रिकी ट्रीटमेंट थी उसमें, उसके बारे में मैंने उससे पूछा भाई तुमने इसका क्या ट्रीटमेंट किया। उसने मुझे बताया जी मैंने इसको ऐसे ट्रीट किया, इस ज़रब तकसीम जो उसने मुझे बताई। तो मैंने कहा यार जब मैंने सवाल पढ़ा ना तो मुझे भी लग रहा था, शायद 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद लग रहा था ऐसे ही है, लेकिन मेरी एक जहन में एक होता है ना कि लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं बन रही थी कि यार ट्रीटमेंट जहन में आ तो रही है बट इसकी लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। सो मैंने उस सवाल को चौथी दफ़ा भी पढ़ लिया था। नॉर्मली मैं 3 दफ़ा पढ़ के कर लेता होता था, लेकिन मुझे क्योंकि 3 दफ़ा में तसल्ली नहीं हुई थी, जब तक खाका दिमाग में पूरी जस्टिफिकेशन के साथ फिट ना बैठ रहा हो मैं क्वेश्चन ही शुरू करता था। मैंने कहा यार मैंने चौथी दफ़ा ही पढ़ा था, तो चौथी दफ़ा में मुझे क्लिक हुआ था कि एक पॉइंट था जो मैं मिस कर रहा था। 3 दफ़ा पढ़ने के बावजूद एक पॉइंट मुझे क्लिक नहीं हुआ था, वो चौथी दफ़ा में मुझे क्लिक हुआ था। तो उसके बाद फिर मुझे तसल्ली हुई कि नहीं, अब जो सोल्यूशन मेरे जहन में आया है दिस इज़ द बेस्ट वन, और फिर मैंने उसको बताया कि यार इस तरह अंदाज में है, और probably that point made the difference, मतलब he failed in that subject and I passed in that subject। बाकी जो शायद गलतियां हमारी कॉमन थी, बट वो एक पॉइंट था ऐसा जिस पे पास और फेल का फ़र्क डाल गया था कि मैंने वो सब्जेक्ट, फ़र्क क्या था, क्यों वो पॉइंट आया कि मैंने सवाल को, मेरी जहन में तसल्ली नहीं हुई थी, सोल्यूशन उसका मैप नहीं बन रहा था, प्लान उसका मेरे दिमाग में पूरा नहीं हो रहा था। सवाल को पढ़ते हुए आपने मैप बनाना था, दिमाग में पूरा खाका बनाना था, मैं कहाँ से शुरू करूँगा, डिफरेंट वैल्यूज़ की क्या ट्रीटमेंट करूँगा, कैसे सोल्यूशन का मैप बनेगा। ये 3 दफ़ा रीडिंग सिर्फ रीडिंग नहीं है, 3 दफ़ा रीडिंग में आपने पूरा प्लान बना लेना होता है। तो जब मेरा प्लान नहीं बन रहा था तो मेरी एक आदत थी, मैं प्लान के बगैर, डेफिनेट प्लान के बगैर, जैसे आपके सामने खाका रखा, यहाँ से शुरू करना, यहाँ तक ख़त्म करना, बीच में हो सकता है मिसिंग लिंक हो, यार ये फिगर मुझे समझ नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, पता तो है ना करना क्या क्या है, इसको ज़ूम कर लेंगे, बट सवाल तो कर पाऊंगा ना। तो मेरी आदत थी जब तक वो सब प्लान नहीं बनता था मैं शुरू नहीं करता था, और वो उसमें उसी वजह से मैंने चौथी दफ़ा उस सवाल को पढ़ा था। आई स्टिल रिकॉल, हालांकि ये 99 की बात है, जून 99, तो तकरीबन ओवर 2 डेकेड्स हो गए हैं, लेकिन ये मुझे बार बार मैं आप लोगों को बताने के लिए एग्जाम्पल कह लीजिए मेरे जहन में है कि रीडिंग मैटर्स अ लॉट। इफ़ आपकी रीडिंग इज़ नॉट इफेक्टिव, इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू योर रीडिंग, यू मे लूज़, ख़ास तौर पे इस तरह के पेपर में, CMA है, BFD है, क्योंकि इसमें आपका कोई स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम नहीं होता, आपको फॉर्मेट, आपको कैलकुलेशन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, हर क्वेश्चन में सेम ही वैल्यू कैलकुलेट करने का डिफरेंट तरीका हो सकता है। यूनिट्स कैलकुलेट करने का पीछे सवाल किया था कोई और तरीका था, यहाँ पे एक नया तरीका आ गया, आगे जाओगे कोई और ही तरीका मिलेगा आपको, हर सवाल यूनिक होगा आपको। तो यूनिक वे में कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू डेवलप दिस हैबिट कि आप उस सारी स्टोरी को समझो। अब ये बातें इसमें अगर देखो ना तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है विच रिक्वायर सम प्रायर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट नॉलेज, कोई ऐसी चीज़ इस पूरी कैलकुलेशन में है
जो स्पेशल हम कहें जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का बड़ा स्पेसिफिक नॉलेज है। ये सारा जो कुछ लिखा हुआ है वो यार सिंपल मैथमेटिक्स जो क्यूएम में आपने पढ़ा हुआ है, ज़रबे तकसीम में। इसके अलावा इस बजट में कुछ नहीं आने वाला। आपके सामने है हमने कैसे सेल निकाली, बी कॉर्पोरेट की, बी अदर्स की, ए की, ज़रबे तकसीमें की हैं, परसेंटेजेस को यूज़ किया जो क्वेश्चन में गिवन थी। कोई हमने प्रिंसिपल, कोई नॉलेज पीछे से हमने कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कोई नहीं है इस टॉपिक में। और मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ऐसे ही चीज़ें नज़र आएंगी, बेसिक क्यूएम, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यूनिट्स हमारे पास आ गए। अब हमें प्राइस चाहिए। अब हमें प्राइस वर्कआउट करनी है। प्राइस के बारे में अगर हम डिस्कशन शुरू करें तो पिछले साल और करंट ईयर प्राइसेस में कोई फ़र्क है? क्या पिछले साल की ए की प्राइस और इस साल ए की प्राइस में कोई फ़र्क है? कोई कहीं उसने लिखा कि ए की प्राइस बदलने वाली है? कहीं उसने लिखा बी की प्राइस बदलने वाली है? बी के लिए उसने लिखा है कॉर्पोरेट कस्टमर में डिस्काउंट बदलने वाला है। ठीक है, बेसिक प्राइस, रिटेल प्राइस नहीं बदलने वाली। यहां से जो आप अज्यूम करते हो, जो क्लियरली नजर आ रहा है, नॉट अज्यूम, यहां से जो क्लियर चीज नजर आ रही है कि ए की प्राइस अगले साल वही होने वाली है जो ए की पिछले साल थी, बी की प्राइस अगले साल वही होने वाली है जो पिछले साल थी, सिर्फ बदलेगा डिस्काउंट। पिछले साल 10% था इनको, अगले साल 15% हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम पिछले साल की ए की प्राइस निकाल लें, पिछले साल की बी की प्राइस निकाल लें तो मामला हल हो जाएगा। हमारा रेवेन्यू निकल आएगा ना अगले साल का, क्योंकि हमें पिछले साल की ए की प्राइस चाहिए, यहां पे वही लगनी है। पिछले साल की बी की प्राइस चाहिए, वो भी लग जाएगी। डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे तो कॉर्पोरेट की प्राइस भी आ जाएगी। तो पिछले साल की हमें प्राइस चाहिए, वहां से हमारा ये रेवेन्यू की फिगर आ जाएगी। अब पिछले साल की प्राइस गिवन है? पिछले साल की प्राइस तो गिवन नहीं है। पिछले साल के यूनिट्स गिवन है और प्राइस का रिलेशनशिप गिवन है ए और बी का। तो यहां पे एक बेसिक असूल याद रखिए, जब भी दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप दिया जाएगा तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वेशन से निकाली जाती है। यहां पे दो वेरिएबल का रिलेशनशिप, आपको दो प्राइसेस चाहिए, एक ए की प्राइस चाहिए, एक बी की प्राइस चाहिए, यही है ना? दो वैल्यूज चाहिए। ये दोनों वैल्यूज तो गिवन नहीं है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज का आपस में रिलेशनशिप गिवन है। जब रिलेशनशिप गिवन हो दो वेरिएबल का, आप एक इक्वेशन बना के वो वैल्यूज निकाल सकते हो। वो इक्वेशन यहां पे कैसे बनेगी? हम यहां पे से वर्किंग 1.4 बनाते हैं। वर्किंग 1.4 आप अज्यूम करो लास्ट ईयर A's प्राइस इज X। इक्वेशन बनाने के लिए आपको वेरिएबल चाहिए ना। अगर लास्ट ईयर A की प्राइस X है तो फिर लास्ट ईयर B की प्राइस क्या होगी? B की प्राइस क्या होगी? 1.6x। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अगर लास्ट ईयर A की प्राइस X थी तो लास्ट ईयर B की प्राइस 1.6x होगी, क्योंकि उसने बताया है B इज सोल्ड एट 60% हायर। ये प्राइस आ गई। और अगर हमें ये प्राइसेस अवेलेबल हैं तो क्या लास्ट ईयर रेवेन्यू की इक्वेशन नहीं बना सकते हम? लास्ट ईयर का रेवेन्यू हमारे पास अवेलेबल है एस 55222400। तो हम रेवेन्यू की इक्वेशन बनाते हैं। 10 लास्ट ईयर रेवेन्यू कितना है जी? 55224000 इज इक्वल टू ए के कितने यूनिट बेचे? 5400 एक्स ए का रेवेन्यू आ गया। बी के कितने यूनिट बेचे? ये वाले बोलो पहले। ये 3600 इंटू 80%। चले मैं ऐसे लिख देता हूं, 3600 इंटू 80% इंटू 1.6x प्लस 3600 इंटू 20% इंटू 1.6x इंटू 0.9, 10% डिस्काउंट। ये जी आपकी इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को फॉर x सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। ये आपका A का रेवेन्यू है, ये आपका B रेगुलर कस्टमर का रेवेन्यू है, ये आपका B
कॉर्पोरेट कस्टमर का रेवेन्यू है जिसमें ये प्राइस है बी कॉर्पोरेट की 10% डिस्काउंट के साथ। 1.6x प्राइस है बी की, कॉर्पोरेट कस्टमर को आपने 10% डिस्काउंट दिया था पिछले साल, तो 1.6x इंटू 0.9 ये कॉर्पोरेट कस्टमर की लास्ट ईयर की प्राइस है। सो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे फॉर x, तो आपकी ए की प्राइस आएगी। जब भी दो वेरिएबल में रिलेशनशिप दिया जाए, यू मस्ट मेक एन इक्वेशन बनाएंगे जिसमें से वेरिएबल्स की वैल्यू निकलेंगी। x इज 500, x का मतलब a की प्राइस, x का मतलब a की प्राइस इज 500, तो b की प्राइस इज, पिछले साल b की प्राइस इज 1.6x 800। पिछले साल आपकी a की प्राइस रही 500, पिछले साल आपकी b की प्राइस 60% मार्कअप, a से 60% हायर, 1.6 इंटू 500 वो रही 800। x 500 है तो 1.6x 800 है। अब जब ये प्राइसेस अवेलेबल हैं, वर्किंग 1.4 से हम प्राइसेस ला रहे हैं, इसके तहत ए की प्राइस अगले साल 500 ही रहने वाली है, बी की प्राइस रेगुलर कस्टमर को अगले साल 800 ही रहने वाली है, बी की प्राइस कॉर्पोरेट कस्टमर को 800 का 85% रहने वाली है। लीजिए जी, यूनिट्स भी आ गए, प्राइस भी आ गई, नाउ यू कैन हैव सेल्स। जी मल्टीप्लाई कीजिए 457 इंटू 500, 2289 500 जी, 9792 00 299 5200। लीजिए सम लीजिए, दिस इज योर सेल्स, बजटेड सेल्स, फोरकास्ट सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। 6263900 सेल्स 6263900। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमने बात शुरू की थी सेल्स कैसे डिटरमिन की जाएंगी। सेल्स होंगी यूनिट्स इनटू प्राइस। फिर हमने प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई की, 3 प्रोडक्ट्स एक तरह की बन जाती हैं। प्रोडक्ट्स तो मेनली 2 हैं, लेकिन बी के 2 इससे हम कर सकते हैं क्योंकि प्राइसेस 2 हैं। तो हमें 3 यूनिट्स चाहिए थे, 3 प्राइसेस चाहिए थी। 1 बाय 1 हमने एक एक वैल्यू को जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसको पढ़ते गए, समझते गए और उससे अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू निकालते गए। अब यहाँ पे मैं फिर बात वही कह रहा हूँ कि कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है जो आपको किसी खास सब्जेक्ट से लेना पड़े। स्वाय सिंपल मैथमेटिक्स QM, यहाँ पे जो बेसिक असूल आपको रिमाइंड करवाया गया, 2 वेरिएबल्स का जब भी रिलेशनशिप दिया जाएगा आप इक्वेशन बना के वेरिएबल की वैल्यूज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको ए और बी की प्राइस चाहिए थी, ए और बी का रिलेशनशिप अवेलेबल था। हमने उस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए इक्वेशन बनाई रेवेन्यू की, और लास्ट ईयर रेवेन्यू की इक्वेशन से हमने ए और बी की लास्ट ईयर की प्राइस निकाल ली। वही प्राइसेस हमें अगले साल के रेवेन्यू निकालने में यूज़ हुई। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा 10% डिस्काउंट टू कॉर्पोरेट कस्टमर, 1.6 बी की प्राइस है ना, कॉर्पोरेट कस्टमर 20% है, 3600 का 20%, उनको 1.6 पे 10% डिस्काउंट। 0.9 का मतलब 90%, 0.9 लिख दीजिए, 90% लिख लीजिए, 10% डिस्काउंट है। हमारी सेल्स 3 कंपोनेंट में होती है। ए, पिछले साल ए का रेवेन्यू 5400x बना। दूसरी होती है बी टू रेगुलर कस्टमर, वो बना 3600 इंटू 80% यूनिट्स इंटू 1.6x प्राइस। और तीसरी होती है कॉर्पोरेट कस्टमर को 3600 इंटू 20% यूनिट्स और 1.6x इंटू 0.9 इज द प्राइस। तो ये लास्ट ईयर का हमारा रेवेन्यू 3 हिस्से, 1 2 3, ये इक्वल है इसके। सॉल्व करें, x इज 500। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल किसी बच्चे के जहन में? और जी अच्छा जी, लेबर कॉस्ट
अगली वर्किंग में रॉ मटेरियल स्किप करके लेबर कॉस्ट पे आता हूं। तो लेबर कॉस्ट का तो रेलेवेंट नोट नंबर 5 क्या कहता है? नोट नंबर 5 लेबर का रेट पर आवर 15% बढ़ेगा, तो 15% लेबर का रेट बढ़ेगा। लेबर की कॉस्ट निकालनी हो तो किन दो वैल्यूज को ज़रब करके लेबर की कॉस्ट आती है? आवर्स इनटू रेट। वर्किंग 1 हमने की थी, ये वर्किंग 2 जरा हम बनाते हैं। आवर्स इनटू रेट, इसमें से कौन सी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है? लेबर आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कितने लेबर आवर अगले साल काम करेंगे हम? 54,000। और लेबर रेट अगले साल कितना होगा? जो पिछले साल रेट था उससे 15% ज्यादा। ये लिखा हुआ ना इसमें। पिछले साल रेट क्या था हमें पता है क्या? कहां लिखा हुआ है? निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? पिछले साल की कॉस्ट कितनी है? 777 600। पिछले साल के आवर्स कितने हैं? ये पिछले साल का रेट आ गया, इसमें 15% इजाफा अगले साल आना है। तो ये आपके पिछले साल का रेट मल्टीप्लाई करें 1.15 से अगले साल का रेट, और ये अगले साल के आपके आवर्स। दिस गिव्स यू द नेक्स्ट ईयर कॉस्ट। कितनी जी? ये है जी आपकी लेबर कॉस्ट। अगले साल आपकी लेबर कॉस्ट क्या होगी? 993,600। लेबर कॉस्ट आती है लेबर आवर्स इनटू रेट। तो आवर्स हमें पता थे, रेट क्वेश्चन में बता दिया। पिछले साल से 15% ज़्यादा होगा अगले साल। तो पिछले साल का रेट निकालना बड़ा आसान था हमारे लिए। पिछले साल की कॉस्ट हमारे पास थी, पिछले साल के आवर्स हमारे पास थे। पिछले साल की कॉस्ट को पिछले साल के आवर्स से डिवाइड करें, ये पिछले साल का रेट है, 15% इजाफा इसमें डाल दीजिए, ये अगले साल का बजटेड रेट आ गया। अगले साल के आवर्स हमारे पास से मल्टीप्लाई करें, अगले साल की लेबर कॉस्ट आ गई। बजटेड P&L बन रहा है अगले साल का। अगर आप रेवेन्यू की कैलकुलेशन को समझ पाते हो कि मैंने रेवेन्यू को कैसे मेजर करना है, तो आपको हर स्टेप पे नंबर मिल रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू को सिर्फ सेल्स को कहो, सोचते रहो एक फिगर कहीं से सीधी आनी है और उसके आपको नंबर मिलने, ऐसा नहीं है। आपको इस वैल्यू पे अलहदा एक आध नंबर मिल रहा है, यहाँ पे अलहदा आधा नंबर एक नंबर मिल रहा है, इधर अलहदा 2 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पे अलहदा 1 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, सारे नंबर बांटे हुए हैं। बेसिकली नंबर आपके ये 6 वैल्यूज़ के। अगर पूरा सेल्स की फिगर निकालने के लिए 4 नंबर है ना, तो वो इन 6 वैल्यूज़ में तकसीम हुए हैं। इनको ज़रब दे के सम करना, ये वैल्यू वहाँ लिखने का कोई नंबर नहीं होता। ये आप लोगों की जहन से इस चीज़ को निकाल दो कि ज़रब दे के सम करना और यहाँ पे लिख देना कोई नंबर नहीं है। नंबर सारे आपके इस चीज़ों के हैं और इनमें से आप जो वैल्यूज़ वर्कआउट करते जाओगे आपको उसका नंबर मिलता जाता है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई रेवेन्यू कैसे आना है, ये 6 फिगर आएंगी, ज़रब देंगे, सम करेंगे, रेवेन्यू आना है, ये पता लग जाए, इन 6 में से जो 3-4 आती हैं निकाल दो। तो भाई 4 पूरे नहीं आएंगे, 2, 2.5 कुछ तो नंबर आएंगे ना। जो नहीं आते वो ज़ूम कर लो, रेवेन्यू की फिगर निकालो, लेके आगे चलो ताकि P&L पूरा दिखाएं उसको। ये फिगर्स पूरी होंगी तो आगे वर्किंग चलेगी ना आपकी। ये फिगर्स पूरी नहीं करोगे तो आगे भी वर्किंग नहीं बनेगी। तो इसलिए इन फिगर्स को पूरा करना है। जो आती हैं कैलकुलेट वो कर दो, जो नहीं आती, फॉर एग्जांपल ए इज ट्रिकी, नहीं समझ आ रही, अज्यूम कर लो जी हम 5,000 बेचेंगे, कहानी आगे चलाओ, सवाल कंप्लीट कर दो उसी लिहाज से। तो उस तरह क्या होगा, आपके 2 नंबर 4 नंबर कट जाएंगे। अगर 15 नंबर का सवाल है तो 11-12 नंबर मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप यहीं पर रुक गए जी एक ही फिगर नहीं निकली तो P&L कैसे बनेगा, तो नहीं बन सकता, तो छोड़ दिया, तो 1 नंबर लेके शायद आगे जा रहे होगे। कहाँ 12 नंबर, कहाँ 1 नंबर, कहाँ 10-11 नंबर, कहाँ 1 नंबर। सो यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट। जो मैं कल भी आपसे कह रहा था कि घर से प्रैक्टिस शुरू कीजिए, घर में इस अंदाज में सवाल करने की आदत डालिए। जो आता है कीजिए, जो नहीं आता फिगर अज्यूम कीजिए, कंप्लीट कीजिए सवाल कंप्लीट करने के बाद सोल्यूशन में जाके देखिए भाई मैंने क्या गलतियां की, कहाँ मैं ट्रीटमेंट्स कुछ कर सकता था, कहाँ मैंने फिगर अज्यूम की, हाउ आई शुड हैव ट्रीटेड दोज वैल्यूज इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन अजम्पशन। सवाल कंप्लीट करने के बाद फिर सीखिए।
सवाल परफेक्ट करना घर में बैठ के शुड नॉट बी योर टारगेट. इट शुड नॉट गिव यू सम सेटिस्फैक्शन. योर सेटिस्फैक्शन शुड बी कि मैंने सवाल जवाब देखे बगैर सवाल कंप्लीट कर लिया है. दिस इज योर टारगेट. परफेक्ट हुआ नहीं हुआ, दिस इज नॉट योर टारगेट. सब जवाब को देखे बगैर कंप्लीट करना, यह स्किल आपको सीखनी है. उसमें कुछ गलतियां होंगी, जैसे जैसे आगे चलते जाओगे वो गलतियां आपकी कम होती जाएंगी. हर रिवीजन के साथ आपकी गलतियां, अजम्पशंस कम होती जाएंगी. हो सकता है एग्जाम में जाते जाते आप ज्यादातर सवाल परफेक्ट कर रहे हो, कम सवालों में गलतियां कर रहे हो. बट यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि भाई एग्जाम में हमें सारे सवाल नहीं आते होंगे. हर सवाल में 2 नंबर 4 नंबर या कम से कम आधे से ज्यादा सवालों में आपको 2-4 नंबर की ट्रीटमेंट मिस होती होगी. तो भाई अगर 4 सवालों में 4 नंबर के हिसाब से 16 नंबर मिस होते हैं तो हमने बस इंश्योर करना है कि हमसे 16 नंबर ही गलत हों, बाकी 84 हम ठीक कर रहे हैं. तो 84 ठीक करेंगे तो क्यों नहीं उसमें से 60-70 नंबर आएंगे हमारे. लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, जहां पे हर सवाल में 4 नंबर के पीछे आप 10 नंबर छोड़ के निकलोगे. 4 नंबर की प्रॉब्लम आई, वहीं पे सवाल छोड़ा, 10 नंबर छोड़ के आगे चले गए. 2 नंबर का मसला आया, सवाल छोड़ा, 8 नंबर का आगे चले गए. जब इतने बड़े बड़े नंबर के चंक्स छोड़ोगे तो 50 नंबर कहां से इकट्ठे होंगे. फिर 50 नंबर आपके तभी इकट्ठे होंगे जब सवाल में 4 नंबर नहीं आते तो बस 4 नंबर की असम्पशन, 2 नंबर नहीं आते तो सिर्फ वही 2 नंबर छूटे और कुछ ना छूटे, बाकी सारा सवाल कंप्लीट हो. और मैं बार बार कह रहा हूं कि योर टारगेट शुड बी घर पे सवाल कंप्लीट करना विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द सॉल्यूशंस. दिस इज योर टारगेट जिस पे आपको फोकस करना है. असम्पशन लीजिए, सवाल आंसर कंप्लीट करना सीखिए जी. नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप और आगे चलते हैं. मुझे लगता है कि मैं ओवरहेड्स की वर्किंग पहले करना चाहूंगा, फिर रॉ मटेरियल पे जाएंगे सबसे एंड में. वर्किंग 3, ओवरहेड्स के बारे में नोट पढ़ लीजिए, नोट नंबर 6 दोबारा. पिछले साल के प्रोडक्शन ओवरहेड्स गिवन है आपको 6,30,000, उसका नोट नंबर 6 हमारी टोटल ओवरहेड्स के. उसने कहा ये 2 हिस्से हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. फिक्स्ड का हमें पता है एक्टिविटी बदलने से, वॉल्यूम बदलने से वो नहीं बदलते, वो बदलते हैं तो सिर्फ इन्फ्लेशन से. उसने कहा पिछले साल हमारे फिक्स्ड ओवरहेड 40% थे, उनमें 5% इजाफा आने वाला है. तो हमें दोनों ओवरहेड्स के कंपोनेंट्स को अलग-अलग फोरकास्ट करना है. टोटल ओवरहेड ये हमारे बजट में जाने हैं जी. उसने कहा पिछले साल हमारे जो 6,30,000 का खर्चा था ना, इसमें से 40% फिक्स थे और इसमें 5% इजाफा आना है. अगले साल के फिक्स्ड ओवरहेड आगे कितने जी? 264,600. वेरिएबल ओवरहेड के बारे में कहता है जी, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ऑफ जो बी हैं वो ए के मुकाबले में पर यूनिट से दुगने हैं और अगले साल उनमें 10% की इन्फ्लेशन आने वाली है. मतलब अगर हमें पिछले साल का ए का वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ जाए, उसमें से 10% उसमें 10% इजाफा डालें, अगले साल का बी का बन जाएगा, ए का पर यूनिट बन जाएगा. पिछले साल का ए का पर यूनिट होगा, उसको ज़रब 2 करोगे, वो बी का पर यूनिट बन जाएगा. उसमें से 10% इजाफा डालोगे, अगले साल का बी का आ जाएगा. और पर यूनिट डाटा जब आपके पास आ जाए तो मैं अगर इसकी एक वर्किंग यहाँ पे कैलकुलेशन बनाऊँ तो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड जो आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे. बी बनाने हैं, ए बनाने हैं, सॉरी, हमने 4579 देखिएगा ज़रा, इनटू लास्ट ईयर का खर्चा इनटू 10% का इजाफा, प्लस बी बनाने हैं हमने 5184 इनटू लास्ट ईयर की कॉस्ट बी की इनटू 1.10. ये है जी हमारी ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करने की इक्वेशन. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमें दी जाती है, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करना है. तो ए अगले साल कितने बनाने हैं और अगले साल ए की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, बी अगले साल कितने बनाने हैं और अगले साल बी की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी. अब इस पूरी इक्वेशन में हमें मेजर क्या करना है, क्या चीज मिसिंग है, ए और बी की लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. इज इट अवेलेबल? नो. क्या करना है यहां पे, इक्वेशन, क्योंकि यहां पे फिर रिलेशनशिप आ गया कि बी की ओवरहेड कॉस्ट ए से दुगनी है. जब भी वेरिएबल में रिलेशनशिप आ जाए हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है जी.
तो अब यहाँ पे भी हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन में अगर अज्यूम करें, लेट्स अज्यूम लास्ट ईयर्स वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ऑफ ए इज एक्स। अगर ए की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स है तो बी की क्या होगी? 2x डबल है, बिल्कुल ठीक है जी, 2x होगी। अब इसके हिसाब से लास्ट ईयर के वेरिएबल ओवरहेड की इक्वेशन मैं यहां पे लिखता हूं, इधर जरा जगह मेरे पास नजर आ रही है, मैं उस वर्किंग को इधर शिफ्ट कर रहा हूं। 10 लास्ट ईयर्स वेरिएबल ओवरहेड आर 630,000 का 60%, ऐसा ही है जी, इज इक्वल टू लास्ट ईयर ए बनाए 5400 इंटू एक्स, लास्ट ईयर बी बनाए 3600 इंटू 2x। ये है जी आपकी इक्वेशन, लास्ट ईयर के वेरिएबल ओवरहेड की इक्वेशन। ए का वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा, बी का वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा, सम करेंगे टोटल के बराबर होना चाहिए। व्हाट इज एक्स? जो कि एज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है, कितनी जी? ₹30। तो अकॉर्डिंगली 2x जो कि बी की वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनेगी, वो क्या है? 2x इज 60। वेरिएबल ओवरहेड लास्ट ईयर की इक्वेशन क्या है? उस इक्वेशन से हमने लास्ट ईयर का ए का खर्चा पर यूनिट, बी का खर्चा पर यूनिट बनाया, और यही खर्चा हमें यहां फीड करना है 30 और 60। तो अगले साल की वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप सम कर लीजिए, अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। कितनी जी? 493251। 493251, ये कम भाग रही है, अच्छा सॉरी वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक है जी। 493251, 493251, और टोटल ओवरहेड कितने हुए यहां से? 757851 ओवरहेड का खर्चा। हमें बताया गया है कि लास्ट ईयर वेरिएबल ओवरहेड बी का ए से डबल था। रिलेशनशिप आ गया वेरिएबल ओवरहेड का, तो दो वेरिएबल में रिलेशनशिप अवेलेबल है, हमें दो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, इन्हीं दो की हम इक्वेशन में ले जाते हैं इनको। हमने लास्ट ईयर के वेरिएबल ओवरहेड की इक्वेशन बनाई, 630,000 टोटल ओवरहेड थे, उसमें से 60% वेरिएबल थे लास्ट ईयर, और वो 60% 5400x प्लस 3600 इंटू 2x के बराबर है। ये लास्ट ईयर वेरिएबल ओवरहेड की इक्वेशन हमारे पास है। दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को लेके यहां से हमने लास्ट ईयर ए का रेट निकाला, बी का रेट निकाला। अगले साल ए के रेट में भी 10% इजाफा आना है, बी के रेट में भी 10% इजाफा आना है। सो रेट इंटू यूनिट्स प्लस रेट इंटू यूनिट्स, अगले साल की प्रोडक्शन, अगले साल के वेरिएबल ओवरहेड, अगले साल के टोटल ओवरहेड्स, ये हमारे P&L में आ गए 757851। अच्छा जी, हमारी आखिरी आइटम रह गई है रॉ मटेरियल कॉस्ट की। रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिए एक बार नोट नंबर 3 पढ़ लीजिए ज़रा। इसमें एक शायद नया एस्पेक्ट जो आप लोगों ने पता नहीं पहले रजिस्टर किया हुआ कि नहीं किया हुआ, उस पर हम बात करेंगे। नोट नंबर 3 एक साथ पढ़िए ज़रा। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपसे करता हूँ, ये 2.4 kg उसने कहा, आप ए बनाओ बी बनाओ, दोनों में 2.4 लगता है, लेकिन वेस्टेज का आपने जिक्र किया, एक में 10% होता है, एक में 2.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 1, ये ए है ये बी है, अब ज़रा तवज्जो से जवाब दीजिएगा इसका। 2.4 इज इट द नेट क्वांटिटी और ग्रॉस क्वांटिटी? इन दोनों में कोई दिखने में फ़र्क लग रहा है? इन दोनों के वजन में कोई फ़र्क होगा? Question again, I repeat. 2.4, is it gross or net? This has to be net. क्योंकि 2.4 दोनों में सेम है, तो it has to be net. Question number 2, cost per unit measure करते हुए, do we take gross quantity into the cost or the net quantity into the cost? Gross, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
अब ये 2.4 नेट क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स एक जैसी हैं तो सेम वेट तो नेट ही होगा ना उनका। सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ फिनिश का फर्क है, तो नेट वेट कैन बी सेम, और वेस्टेज फर्क है तो यस ग्रॉस क्वांटिटी इज डिफरेंट एंड कॉस्ट इज डिटरमिन्ड ऑन ग्रॉस। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं आगे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारी आनी कैसे है। अच्छा जी, मटेरियल की हमें कॉस्ट अब चाहिए, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट वर्किंग नंबर से 4 है शायद। आप देख रहे हैं वर्किंग का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, पहले मैंने बताया है, मैंने पहले 1 की, फिर देखने वाले को 4, 2, 3 नजर आ रही है, दैट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज दीज आर रेफर्ड। फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सी है दूसरी कौन सी है। वर्किंग 4 हम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल क्वांटिटी इनटू रॉ मटेरियल प्राइस। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन है रॉ मटेरियल की। हमने ग्रॉस और नेट का फर्क समझ लिया, जहन में रिफ्रेश कर लिया, और उसके बाद हम आगे हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट की इक्वेशन के ऊपर, दैट इज इट इज इनटू क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब मुझे बताइए, पहले हम क्वांटिटी पे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटी। ए और बी में जो क्वांटिटी यूज होने जा रही है, दोनों में 2.4 इस्तेमाल होती है ना, बट ये 2.4 तो नेट है, हम तो कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट के लिए तो हमें ग्रॉस चाहिए। तो ये नेट है कितने परसेंट वेस्टेज के बाद? 4% वेस्टेज के बाद। इसका मतलब ये 96 है तो ग्रॉस हुई 100। ये 10% वेस्टेज के बाद है, मतलब ये 90 है तो ग्रॉस हुई। ये पर यूनिट है, तो अगले साल कितने यूनिट बनाने हैं? ए के कितने यूनिट बनाने हैं? 4579। बी के कितने यूनिट बनाने हैं? 5184। लीजिए जी, यहां से आपकी क्वांटिटी निकलती है। ए की कितनी इस्तेमाल होगी अगले साल? ए में कितनी इस्तेमाल होगी? 1122 44 1144 7। और बी में कितनी इस्तेमाल होगी? 13841। टोटल कितना इस्तेमाल होगा रॉ मटेरियल? 25288। अगले साल रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल होने वाली है? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? हमारी कॉस्ट जो होती है वो ग्रॉस क्वांटिटी पे मेजर की जाती है। हमें 2.4 नेट क्वांटिटी दी गई थी, हमने ए की भी ग्रॉस क्वांटिटी पर यूनिट बनाई, बी की भी ग्रॉस क्वांटिटी पर यूनिट बनाई, और उनको यूनिट्स जो अगले साल हमने प्रोड्यूस करने हैं उनसे मल्टीप्लाई करके टोटल इनपुट क्वांटिटी रॉ मटेरियल की निकाल ली। ए बनाने हैं 4579 यूनिट्स, तो उसके लिए 11447 केजीज रॉ मटेरियल चाहिए। बी हमने बनाना है 5184, उसके लिए 13841 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। टोटल अगले साल हमें रॉ मटेरियल जो हमने इस्तेमाल करना है दैट इज 25288। बी की क्वांटिटी गलत बोली है जी, क्या है? 13824। ये केयरफुली कैलकुलेशन परफॉर्म किया कीजिए। 13824 सम क्या आया? 271। क्वांटिटी हमारे पास आ गई। जैसे मैंने कहा हर स्टेप पे नंबर है, तो यहां पे क्वांटिटी निकालने का अलग नंबर है, प्राइस निकालने का अलग नंबर है। ठीक है जी, तो क्वांटिटी निकाल दी। गालबन ये क्वांटिटी निकालने का एक नंबर आप शायद स्कोर कर चुके हैं। हर स्टेप पे आपको एक एक नंबर, आधा नंबर मिलता जा रहा है। अगर आप सवाल को ओवरऑल प्लान करके चल रहे हो, एट एवरी स्टेप यू आर अर्निंग मार्क्स। अच्छा जी, अगले साल हमने रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल करना है, क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अब बात रह गई है प्राइस की। अगले साल रॉ मटेरियल की प्राइस क्या होगी, क्या हमें बताया गया है? नोट नंबर 4। उसने कहा जी पिछले कई सालों से प्राइस कांस्टेंट चली आ रही है, तो अगले साल भी क्या यही रहने वाली है? अगले साल बदलेगी कितने महीने बाद?
हमारा साल ख़त्म हो रहा है 30 नवंबर को, तो शुरू कहाँ से हुआ होगा? यकीनन 1 दिसंबर से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने पिछले साल ही प्राइस चलेगी और 9 महीने नई प्राइस जो 10% इजाफे से चलेगी। इसका मतलब अगले साल 2 प्राइस चलने वाली हैं। पिछले साल की प्राइस मिल जाए तो अगले साल की दोनों प्राइसेस मिल जाएंगी। अब उन 2 प्राइसेस में कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी? क्या हमें परचेज का पैटर्न अवेलेबल है? अगले साल इतना मटेरियल हमने खरीदना है, इसका हिसाब कितनी क्वांटिटी किस महीने खरीदी जाएगी बताया नहीं? बताया तो क्या करेंगे? बराबर हम अज्यूम करेंगे कि 3/12, इसका 3/12 पिछले साल की प्राइस पे और इसका 9/12 नई प्राइस पे। हमारी क्वांटिटी अगर मैं इसके ना 2 हिस्से अगर कर दूं तो 25,271 का 3/12 ये पिछले साल की प्राइस पे जाएगा और 25,271 का 9/12 पिछले साल की प्राइस जो होगी उसमें 10% इजाफा डालोगे तो यहां से आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट मिल जाएगी। ये इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां पे हमें अब एक फिगर चाहिए जो कि लास्ट ईयर की रॉ मटेरियल की प्राइस, लास्ट ईयर की रॉ मटेरियल की प्राइस अब हमारे पास आ जाए तो हमारी ये इक्वेशन के हिसाब से हम अगले साल की रॉ मटेरियल कॉस्ट का बजट बना लेंगे। अब ये सारी बातें उसने क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, हमने सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के उनका नंबर्स पे इफेक्ट निकाल रहे हैं। उसने कहा 3 महीने पुरानी प्राइस चलेगी, 9 महीने नई प्राइस चलेगी। उसके हिसाब से हमने कहा 3 महीने की क्वांटिटी पुरानी प्राइस पे आएगी, 9 महीने की क्वांटिटी नई प्राइस पे आएगी। ये इसकी इंप्लीकेशन है। अब हमें पिछले साल की प्राइस चाहिए। पिछले साल की प्राइस कैसे निकलेगी? पिछले साल की कॉस्ट पता है, पिछले साल की क्वांटिटी निकाल सकते हो। जैसे ये अगले साल की निकाली ऐसे पिछले साल की भी तो निकलेगी ना। तो पिछले साल की कॉस्ट को पिछले साल की क्वांटिटी से डिवाइड करो तो पिछले साल का रेट आ जाएगा। लास्ट ईयर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट पर केजी विल बी, पिछले साल की कॉस्ट 2310,000 डिवाइडेड विद पिछले साल की क्वांटिटी। बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे हमने ये ए की क्वांटिटी बी की क्वांटिटी अगले साल की निकाली है, पिछले साल की निकाली जा सकती है। 2.4/96 इंटू 100 इंटू पिछले साल ए कितना बना था? 5400। ये पिछले साल की क्वांटिटी आई ए की प्लस 2.4/90 इंटू 100 इंटू 3600, ये पिछले साल की क्वांटिटी आई बी की। सो पिछले साल की कॉस्ट डिवाइडेड विद पिछले साल की क्वांटिटी, पिछले साल का रेट ₹100 पर केजी। जिससे हमने पिछले साल का लेबर का रेट निकाल लिया था ना, उसी तरह पिछले साल का हमने मटेरियल का रेट भी निकाल लिया। लेबर का रेट था लेबर की कॉस्ट डिवाइड विद लेबर के आवर्स। मटेरियल का रेट है मटेरियल की कॉस्ट डिवाइड विद मटेरियल के क्वांटिटी। और मटेरियल की क्वांटिटी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट की जैसे हमने अगले साल की निकाली थी। जी जनाब, लास्ट ईयर का रेट आपके पास है। यहाँ पे इसको आप 100 इधर फीड कीजिए, 100 इधर फीड कीजिए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। कितनी आएगी अगले साल की रॉ मटेरियल की कॉस्ट? 2716,660 2716,660 ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट। 27116 कर दीजिए इसको, ठीक है जी। 2716633 लीजिए जी, आपका PNL कंप्लीट। ग्रॉस प्रॉफिट यहां से क्या आ रहा है? 17816 और नेट प्रॉफिट 881 665,781। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? 81 ये टोटल गलत सा नहीं लग रहा कुछ? ये टोटल ठीक नहीं लग रहा।
816 में से ये निकल रही है वैल्यू तो 665,816 बजटेड PNL 665,816। जी कोई सवाल? बजटिंग में अगर हम रीसेंट ट्रेंड क्वेश्चन का देखें, जो रीसेंट ट्रेंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 3 लास्ट कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से PNL पे क्वेश्चन आ रहा है। ऑटम 18 PNL, स्प्रिंग 19 PNL, ऑटम 19 PNL। इससे पहले स्प्रिंग 18 कैश फ्लो, उससे पहले ऑटम 17 फंक्शनल बजट कॉस्ट ऑफ सेल्स, उससे पहले स्प्रिंग 17 फंक्शनल बजट प्लस कैश फ्लोज, उससे पहले ऑटम 16 कैश फ्लोज, उससे पहले स्प्रिंग 16 PNL प्लस कैश फ्लोज, और पहला सवाल जो नई स्कीम में आया था दैट वाज फ्रॉम कैश फ्लोज। सो पहले एग्जामिनर का फोकस कैश फ्लोज, फंक्शनल बजट कैश फ्लोज, PNL कैश फ्लोज ऐसे था। रीसेंट ट्रेंड में PNL पे फोकस ज़्यादा रखा है। अब इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। शायद उसको लगा हो जब वो कैश फ्लो से PNL पे शिफ्ट हुआ तो उसको पता लगा बच्चे तो चॉइस में शायद PNL छोड़ते आ रहे हैं, या PNL पे उनका नॉलेज ग्रिप कमज़ोर है, तो एग्जामिनर ने मुसलसल PNL 3 दफ़ा दिया है ताकि कोई बच्चा इस पे कमज़ोरी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर ना हो। और अगली दफ़ा क्या आना है? मेरे हिसाब से इट इज़ 50-50 केस, या आप कह लें 60-40 केस। 60% मेरे हिसाब से कैश फ्लो है, 40% मेरे हिसाब से PNL है, मतलब इक्वली लाइकली है, आप समझ लीजिए। क्योंकि जब भी सवाल आएगा 16 नंबर का आएगा, जो मैंने कहा लाइकलीहुड भी हाई है दोनों की और इम्पैक्ट भी दोनों का आया। PNL आया या कैश बजट आया, 15, 16, 17 का नंबर सवाल आना है। तो बहरहाल हम अभी PNL पे ही कर रहे हैं। अगला सवाल भी हम PNL पे फंक्शनल बजट पे ही करेंगे, बट ग्रेजुअली यू विल फील कि वेरिएबल्स बढ़ते जा रहे हैं। PNL में जैसे मैंने अरेंज किए हुए क्वेश्चंस को इस अंदाज में कि हम आसान से टफ क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन कैफ के पेपर में नहीं आया हुआ। ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं ये आपके क्वेश्चन बैंक में ज़रूर दिए गए हैं ICAP के, बट ये क्वेश्चंस हैं CA फाइनल के पास पेपर्स के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल में अब ख़त्म हो चुका है तो वह सारा सिलेबस आपका कैफ में शिफ्ट हो चुका है, और एग्जामिनर ने ये क्वेश्चंस को क्वेश्चन बैंक में डाल के आपको ये इंडिकेशन दे दिया है कि भाई दिस इज योर डिफिकल्टी लेवल। क्योंकि ICAP की रिटन स्टेटमेंट है, किसी टॉपिक की डिफिकल्टी लेवल देखना है वो क्या होगा एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक देखो। किसी टॉपिक की कंप्लीटनेस देखनी है, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आएंगे, टेक्स्ट बुक देखो। टेक्स्ट बुक से सिलेबस की कंप्लीटनेस इंश्योर होती है। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं उससे क्वेश्चन की एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल असेस होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो एग्जाम में क्वेश्चन, अब हमें जो कल हमने क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5, आप वो पहला सवाल होगा जो हम कैफ का देख रहे होंगे। ऑनवर्ड अब हमने सवाल कैफ के देखने हैं, जो हमने 5, 7, 8 सवाल और देखने हैं बजटिंग पे, वो हम कैफ के देखेंगे। तो यू विल फील कि ICAP ने अगर ये फाइनल के सवाल क्वेश्चन बैंक में डाले हुए हैं तो स्टैंडर्ड वाकई ही वही मेंटेन करके चल रहा है, या बल्कि शायद आपको फील हो कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा है कैफ का स्टैंडर्ड फाइनल के क्वेश्चन से भी। तो कल हम पहला क्वेश्चन करेंगे, जिससे आज हमारा लगभग मुझे लग रहा है पूरा सवा घंटा से ज़्यादा टाइम लग गया सवाल पे। जो कल का सवाल है वो भी 16 नंबर का है, एंड वो भी कुछ इसी मिजाज का है कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है जी। तो काइंडली बजटिंग को रीडिंग की आदत डाल